जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th का ये आपका तीसरा चैप्टर होता है। ठीक है, ये चैप्टर का महत्व बहुत ज्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि यहीं से फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 11th में इसके बाद जितना भी चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 4 हुआ, 5 हुआ, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िए, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़िए, या वर्क एनर्जी पावर पढ़िए, या रोटेशनल पढ़िए, या सेंटर ऑफ मास पढ़िए। कहने का मतलब आगे जो भी चैप्टर है आप जो भी पढ़िएगा वो सभी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट है वो यूज में आएगा। तो ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों बेसिक है। 11th के फिजिक्स का ये क्या है, बेसिक है। इसमें जितना भी पैरामीटर आपको समझाया जाएगा वो हर एक पैरामीटर आपको याद रखना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको याद रखना है कि वो है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ये हर बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तो इसका एक और नाम होता है, या एक और नाम से लोग पूछ देते हैं कि मोशन इन 1D या 1 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन या तो 1D मोशन। ऐसे इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं 1D मोशन। ऐसे लिखता है ज्यादातर 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब हुआ 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेगा तब भी और 1D मोशन बोलेगा तब भी आप समझिएगा कि आपको तीसरा चैप्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, अब चलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो पहले ये समझते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो फिजिक्स के किस ब्रांच में है, क्योंकि फिजिक्स का अलग अलग ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है, तो आपको बता दें ये आता है मैकेनिक्स में। किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। और मैकेनिक्स का भी 3 पार्ट हो जाता है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। अब मैकेनिक्स में अगर ये है तो फिर मैकेनिक्स में किस में आता है, स्टैटिक्स में आता है, काइनेमैटिक्स में आता है कि डायनेमिक्स में आता है? तो आपको बता दें ये काइनेमैटिक्स में आता है। स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स सेम है तो बोल सकते हैं इसको कि काइनेमैटिक्स में आता है। चलिए, जो भी बातें अभी हम आपको बताए हैं वो हम लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। देखिए, ये हो गया फिजिक्स। फिजिक्स के मैकेनिक्स में ये आता है ये चैप्टर, और इसमें 3 पार्ट्स आ जाता है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स। तो ये किस में आता है? काइनेमैटिक्स में आता है। स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स में ये चैप्टर आता है। डायनेमिक्स स्टार्ट होता है 5वां नंबर चैप्टर से। 5वां नंबर जो चैप्टर है वहां से डायनेमिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले 3rd चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं और समझ के देखते हैं, जहां जहां पॉइंट बताएंगे कि ये याद रखिएगा, वो अगर आप याद रखते हैं तो 4था चैप्टर आपके लिए बहुत आसान साबित होगा। बात आ रही समझ में? और जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो आपसे बन पाएगा। 1 बाय 1 आपको हर एक चैप्टर का देंगे 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। 1 टाइम्स में अगर नहीं भी अटेंड होता है, मान लेते हैं एक बार में आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 2 बार या 3 बार में डिवाइड कर दीजिए। 1 घंटा का वीडियो है तो उसको डिवाइड कर देंगे कुछ मिनट में कर करके, लेकिन देखेंगे पूरा। ठीक है, तभी 4था चैप्टर आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है इस चैप्टर में रेस्ट मोशन और रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले हम आपको रेस्ट समझाते हैं, फिर आपको मोशन समझाएंगे,
बात आ रही समझ में? तो देखिए इसका एक कंसेप्ट है, एक ने सवाल हमसे पूछा जाता था, है ना, जब 9th और 10th में आप रहते होंगे तो बहुत नॉर्मल था रेस्ट मोशन समझना। क्यों? क्योंकि पूछा जाता था कि ये जो घर है, घर रेस्ट में है कि मोशन में है। कोई भी घर को अगर हम इमेजिन करते हैं कि घर जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हम लोग सिंपल जवाब देते थे रेस्ट में है। अगर कोई गाड़ी चल रही है रोड पे, उसके बारे में जब पूछा जाता था कि ये जो गाड़ी चल रही है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हम लोग बोलते थे मोशन में है। ठीक है, सिंपल बोलते थे। लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा और क्लियर होना पड़ेगा, कंसेप्ट में और भी क्लैरिटी चाहिए। तो वो क्या है वो हम आपको समझाते हैं। हम लोग जब 9th में थे तब तक बात ये सही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप किसी को भी रेस्ट सिद्ध कर पाइएगा और किसी को भी मोशन में सिद्ध कर पाइएगा। तो उसके लिए क्या है कंसेप्ट, वो आज समझते हैं। आज के बाद कभी भी रेस्ट और मोशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे सिंपल बोले कि ये जो बोर्ड है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो नॉर्मल जवाब जो होगा 9th के बच्चा बोल देगा सीधे कि रेस्ट में है। लेकिन ये जो सवाल है वो आधा अधूरा बोला गया है, आधा अधूरा पूछा गया है। रियलिटी में सवाल जो होता है वो किसी से रिलेट करके पूछा जाता है। वैसे जो पहले जितना भी सवाल पूछा जाता था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाता था, मान लेना रहता था ग्राउंड के रिस्पेक्ट। जैसे घर रेस्ट में है कि मोशन में है, तो घर जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जो बसें जा रही है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो वो जो बस है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या में हो गया, मोशन में हो गया। ये जो पैनल है ये इसके बारे में अगर हम बोलते हैं ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ये जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। बात आ रही समझ में? हमेशा जो सवाल पूछना है वो रिस्पेक्ट करके पूछना है। कैसे, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक लड़का है, देखिए एक लड़का यहाँ बनाए हुए है, एक लड़का है बैठा हुआ है, एक घर यहाँ बनाए हुए हैं और एक कार यहाँ बनाए हुए हैं। ये कार चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर से। तो सवाल अगर पूछा जाएगा कि जो बॉयज है, जो लड़का है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ऐसे सवाल नहीं पूछना अपने को, ऐसे सवाल नहीं पूछना। सवाल कैसे पूछना है? सवाल पूछना है कि जो लड़का है बैठा हुआ है, निठल्ला है, जो लड़का है वो घर के रिस्पेक्ट में क्या लगता है, रेस्ट में है या मोशन में है। लड़का जो है वो घर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर मोशन में है। लड़का जो है वो कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है। ऐसे सवाल पूछना है किसी के भी बारे में। जैसे घर के बारे में ही पूछा जाए तो घर जो है वो लड़का के बारे में, लड़का के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन। घर जो है वो कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन। ऐसे सवाल आपको पूछना है। बात आ रही समझ में? इसी तरह से आपको सवाल को पूछना है। हो जाएगा, सवाल पूछने हम सिखा दिए। अब समझाते हैं आंसर कैसे देना है। जिसके बारे में पूछा जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो समझ जाइएगा मोशन में है। समय के साथ अगर दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो तो हम लोग जवाब देंगे मोशन में। लेकिन अगर समझिएगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन समय के साथ अगर चेंज ना कर रहा हो, ना तो इंक्रीज कर रहा हो ना ही डिक्रीज कर रहा हो, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, रेस्ट में है। फिक्स अगर रहेगा तो रेस्ट में है। तो चलिए आपको जवाब देना है, हम आपसे पूछते हैं। चलिए अगर हम ये पूछें कि ये जो लड़का है, ये लड़का घर के रिस्पेक्ट में क्या लगता है, ये लड़का बैठा हुआ है, लड़का जो है वो घर के रिस्पेक्ट में क्या लगता है, रेस्ट की मोशन, रेस्ट होगा या मोशन होगा। तो जवाब देखिए, लड़का और घर को दोनों को इमेजिन कीजिए, क्या लगता है समय के साथ ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या फिक्स है, फिक्स है। तो आंसर क्या हो गया, रेस्ट में। आंसर क्या हो गया, रेस्ट। यहां पे आंसर हम लोग लिखेंगे रेस्ट। लेकिन सोचिए कि लड़का जो है
अगर ये पूछा जाए कि लड़का इस कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, तो देखिए कार जा रही है, कार चल रही है, तो इस लड़का और इस कार के बीच का जो सेपरेशन है समय के साथ इंक्रीज करते चला जाएगा, तो समय के साथ इंक्रीज करते चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोशन, मोशन हो जाएगा। मतलब लड़का एक समय में रेस्ट में भी है और उसी समय क्या है? मोशन में है। वो डिपेंड कर रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। चलिए अब अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो ये फिगर में जो पूछा जाता है वो जवाब दीजिए। ये जो लड़की है, एक गर्ल्स है, एक ट्री है और एक टैक्सी है, वैसे कार लिखे हुए हैं, है टैक्सी, ठीक है। चलिए तो बताइए जो गर्ल्स है, गर्ल्स जो है बताइए इस कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, आंसर क्या होगा? मोशन होगा। आंसर हो गया मोशन, पहला का मोशन। दूसरा लड़की जो है बताइए ट्री के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, तो आंसर होगा रेस्ट, क्योंकि ये दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो फिक्स है, तो रेस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मजा आएगा आपको, इस एग्जाम्पल में मजा आएगा। एक बस लिए हुए हम लोग, ये हो गया बस, एक बस लिए हुए हैं जिसमें 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं ए बी सी, और एक पैसेंजर जो है वो इंतजार कर रहा है बेचारा रोड पे, जबकि इंतजार उधर नहीं करना चाहिए, इधर करना चाहिए, है या नहीं? गाड़ी उधर जा रही है, इधर इंतजार नहीं कर सकता। बस मान लीजिए कि कोई भी ये है, कोई एक आदमी है जो बैठा हुआ है, इसी बेगाड़ी बैठा हुआ ये है ना, ठीक है। ये 3 पैसेंजर है, ये गाड़ी रोड पे चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे हम सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना सोच सोच के, तो बता दीजिए हमको ए जो है, चलिए इसके बारे में बताइए पहले। डी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, डी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, तो देखिए डी यहां बैठा हुआ है, ए धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोशन, मोशन हो जाएगा। लेकिन बोलिए बोलिए ए जो है, ए, अब ए के बारे में पूछ रहे हैं, ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में, जो गाड़ी पे बैठा हुआ पैसेंजर है उसी के रिस्पेक्ट में, ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगा या मोशन होगा? रेस्ट होगा या मोशन होगा? रेस्ट होगा। क्या होगा? रेस्ट होगा, रेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, पूरा गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है, पूरा गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है, तो ए और बी के बीच की किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, तो रेस्ट होगा। बताइएगा बी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, आंसर बताइएगा आप लोग, तो रेस्ट होगा। क्या होगा? रेस्ट होगा। लेकिन अगर हम ये पूछें कि सी जो है वो डी के रिस्पेक्ट में रेस्ट की मोशन, मोशन होगा। खत्म, आपका रेस्ट मोशन क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन अब आपसे बनेगा, यही कंसेप्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो रेस्ट मोशन का कहानी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्टेंस। और डिस्टेंस का हिंदी दूरी होता है। डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? एक तो हम लोग करते हैं एस से और एक करते हैं एक्स से। क्लियर है? तो चलिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि यहां पे एक पार्टिकल है जो P पॉइंट से R जाता है, समझिएगा, एक पार्टिकल है जो P से R जाता है। अब P से R जाने का अनेक रास्ता हो सकता है। P से R पहुंचने के लिए एक लड़का है यहाँ, अगला सा पगला सा, है कि नहीं? एक लड़का है, वो P से कहा जाता है? R पे जाता है। तो P से R जाने का अनेक रास्ता हो सकता है। एक तो ये मान लेते हैं, दूसरा रास्ता ये बना लेते हैं, तीसरा रास्ता ये बना लेते हैं।
ठीक है। और हर एक रास्ता का एक अपना अपना लेंथ है। ये मान लेते हैं हम लोग कि 1000 मीटर है, ये मान लेते हैं 500 मीटर है, और ये मान लेते हैं 700 मीटर है। इसको बोलते हैं पाथ 1, इसको बोलते हैं पाथ 2, इसको बोलते हैं पाथ 3। अब लड़का को चलना कहाँ से है? P से चलना है, और जाना कहाँ है? R पे जाना है। ठीक है, तो हम बोले जाओ थोड़ा R से कुछ काम है करके आओ थोड़ा, है ना, कि जाओ R से एक काम है कुछ करके आओ जाओ, या तुम R पे चले जाओ यार, हटाओ R पे जाओ तुम। लड़का डिसाइड किया कि चलो R पे जाते हैं। तो लड़का क्या किया? पाथ 1 को सिलेक्ट किया कि हम पाथ 1 से जाएंगे। बोलेंगे यार तुमको जैसे जाना है जाओ। पाथ 1 से लड़का पाथ 1 को सिलेक्ट किया, बाय पाथ 1 गया, बाय पाथ 1 गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि बताओ उस लड़का का डिस्टेंस कितना हुआ। तो सिंपल कंसेप्ट है, जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू जो आया, जो यहाँ डिस्टेंस आया वो आ गया कितना? 1000 मीटर। बस दूसरा बार फिर उसी लड़का को बोले कि यार फिर से जाओ तुम। तो लड़का बोला अगर हम पाथ 2 से जाएंगे, पाथ 2 से जाएंगे। बोलेंगे ठीक है जैसे जाना है जाओ। जब पाथ 2 को वो फॉलो किया, जब पाथ 2 को फॉलो किया तो पाथ 2 को अगर मेजर करेंगे तो पाथ 2 कितना है? 500 मीटर। तो आंसर कितना हो गया? 500 मीटर। फिर से लड़का को भेजें, फिर से बोले एक बार फिर जाओ तुम। तो अगर लड़का इस रास्ते से चला गया तो इस रास्ते का लेंथ मेजर करेंगे, ये कितना है? 700 मीटर। तो पाथ 3 से जब जाएगा, पाथ 3 से जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 700 मीटर। खत्म। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जिस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है उस रास्ते को ही मेजर कर लेना है। मान लिया जाए आप जा रहे हैं बाजार, किसी ने बोला कि साइकिल है, साइकिल से ले जाओ तुम बाजार, कुछ सब्जी वगैरह लेके आओ। ठीक है, और किसी कहीं से आपको पता चल गया कि आपको पूछने वाला है कि तुम कितना दूरी ट्रेवल करके आया, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कैसे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, क्या कीजिए, साइकिल में एक बोरी आटा या चूना ले लीजिए, और चूना का जो बोरी है उसको होल कर दीजिए। अब आप जिधर जिधर साइकिल चलाइएगा, जिधर जिधर आप जाइएगा उधर उधर चूना गिरेगा। जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर चूना गिर रहा है। अब जब लौट के घर आ गए तो घर से जो सवाल आया कि तुम बताओ तुम यहां से जो गया था और जो आया वो टोटल लेंथ कितना है। अगर तुम बता पाया तो तेरा मन पसंद का फोन ले आएगा। अब तुम डिसाइड किया चलो ठीक है हम तो बुद्धि लगा दिए थे। तो जिधर जिधर आपका चूना गिरा, आपका चूना नहीं मतलब चूना, बोरी का चूना जो है वो जिधर जिधर बोरी का चूना जिधर जिधर गिरा, उस चूने जिधर जिधर गिरा उस चूना को क्या करेंगे हम लोग? मेजर कर लेंगे। ठीक है, आप समझ गए, लेंथ पूरा मेजर कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस का आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डिस्टेंस, खत्म हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में कुछ थ्योरी होता है जो आपको याद रखना है, जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। स्केलर या वेक्टर? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या, सॉरी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? m0 l t0, m0 l t0। ठीक है, सब यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, या स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l t0। खत्म। इतना बात आप याद रखिएगा, आपका जो भी आने वाला टॉपिक है उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट क्या करेंगे? अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। तो ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है? एक्स वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे
फॉर्मूला हम बोल दिए थे, लिखे नहीं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लिखा जाए एक बार, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये याद रखिएगा आप, है ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यही होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का। ठीक है, चलिएगा डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि इसमें एक जगह से पार्टिकल स्टार्ट होगी और एक जगह जाके रुकेगी। कहीं भी आप कहीं से कहीं पहुंचते हैं, मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं, तो कहीं अगर गए हैं तो कहीं से चले होंगे। ठीक है, तो जहां से हम लोग चलते हैं उसे इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और जहां पे पहुंचते हैं उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। आप इनिशियल और फाइनल थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये हो गया आपका P पॉइंट, ये हो गया आपका R पॉइंट। तो P से अगर हम चले हैं और R पे अगर गए हैं, P से अगर R गए हैं, तो ये जो P हुआ इसी को कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और यहां पहुंचे हैं इसे क्या कहते हैं, फाइनल पोजीशन। अगर P से कोई लड़का R गया है तो P हो गया इनिशियल पोजीशन और R हो गया आपका फाइनल पोजीशन। बात आ रही समझ में? अब एक बात समझिएगा, यहां पे क्या करना है डिस्प्लेसमेंट में, पार्टिकल जहां से चली मतलब इनिशियल पोजीशन, और जहां पे रुकी मतलब फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का जो मिनिमम दूरी होगा या मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। मिनिमम जहां से चली वो और जहां रुकी वो। जैसे मान लिया जाए एक लड़का को हम बोले कि यहां से बाबू तुमको P से जाना है R, तो लड़का के पास अलग अलग रास्ता था, नो डाउट, एक जगह से दूसरे जगह जाने का अनेक रास्ता होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है वो 800 मीटर है, ये जो है वो 200 मीटर है, ये जो है वो 500 मीटर है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो लड़का क्या हुआ, एक बार 1 से गया, पाथ 1 से गया, एक बार पाथ 2 से गया और एक बार पाथ 3 से गया। तो जब वो पाथ 1 से जाता है उस समय जब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ जब वो पाथ 1 से गया, जब वो पाथ 1 से गया तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कंसेप्ट क्या लगाना है कि पार्टिकल जहां से चली और जहां रुकी वो दोनों के बीच का जो मिनिमम लेंथ होगा वो आपको आंसर बताना है। जैसे चली P से और गई R पे, वो बात अलग है किस रास्ते से गई है, ऊपर वाले रास्ते से गई है, लेकिन आंसर कौन होगा, हमेशा 200 मीटर होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका 200 मीटर। इनिशियल टू फाइनल के बीच का जो मिनिमम लेंथ होता है उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब लड़का अगर पाथ 2 से जाता है तो यही आंसर हो जाएगा 200 मीटर। अगर लड़का पाथ 3 से जाता है तब भी आंसर 200 मीटर। यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल। हम अगर इसमें छोटा सा स्टेटमेंट लिखना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो लिखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, बस इतना सा लिखेंगे। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें होती है, जैसे ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, स्केलर की वेक्टर, क्यों? क्योंकि इनिशियल टू फाइनल, इसमें डायरेक्शन है इनिशियल टू फाइनल, हमेशा इनिशियल टू फाइनल। तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ एक डायरेक्शन हमको मिल रहा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला जो डिस्टेंस का है m0 l t0। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सब यहां लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ऐसा यूनिट हो गया मीटर, सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला m0 l t0, और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखते हैं यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है नोट करके, ये देखिए नोट, या देखिए यहां पे अगर आपको ये समझना है कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो, ठीक है, तो सिंपल है,
जैसे मान लिया जाए ये आप समझते हैं कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। मान लिया जाए कि पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया, ठीक है, और ओरिजिन से चल के आगे इधर कहीं रुक गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। लेकिन मान लिया जाए कि पार्टिकल इधर से चला यहाँ से और इधर जाके इधर रुक गया, इधर पीछे आके रुक गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेगेटिव में लेंगे क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है। अगर पार्टिकल यहां से चली और यहीं पे आके रुक गई, जहां पे चली वहीं आके रुक जाती है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। अब आते हैं इसको समझते हैं। ये देखिए, ये याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है और या तो बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ये या तो बराबर हो सकता है या तो फिर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इतना बात आप याद रख लेते हैं तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का कहानी खत्म। इतना ही है डिस्प्लेसमेंट। इतना अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा से आगे आपको बातें समझ में आएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, स्पीड। स्पीड आता है। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड का हिंदी चाल होता है और स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब v इक्वल टू एस बाय टी। v इक्वल टू एस बाय टी हम लोग लिख सकते हैं, v इक्वल टू एस बाय टी। अब स्पीड होता क्या है, एकदम थोड़ा सा बात है, समझाते हैं आपको, समझिएगा, मजा आ जाएगा। बात यह है कि मान लिया जाए एक पार्टिकल P है, एक पार्टिकल P है, वो एक सेकेंड में, समझिएगा, किसी भी पार्टिकल के द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को उस पार्टिकल का स्पीड कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी पार्टिकल के द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी उस पार्टिकल का स्पीड कहलाता है। जैसे ये पार्टिकल एक सेकेंड में 10 मीटर अगर आगे बढ़ती है, एक सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़ गई, तो इसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पार्टिकल एक सेकेंड मान लेते हैं कि 12 मीटर या 12 मीटर आगे बढ़ जाती है, एक सेकेंड में 12 मीटर आगे बढ़ जाती है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना पार्टिकल आगे बढ़ेगी वही उसका स्पीड कहलाता है। अगर एक सेकेंड में 40 मीटर आगे बढ़ गई तो 40 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में मान लिया जाए 20 मीटर आगे बढ़ गई तो 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। बात आ रही समझ में। लेकिन अगर कोई पार्टिकल को किलोमीटर में ले रहे हैं तो वहां पे आवर लेना होगा। ये बोलना पड़ेगा कि 1 घंटा में या 1 आवर में, 1 घंटा में जितना आगे बढ़ेगी किलोमीटर में, फिर यहाँ डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं 50 किलोमीटर आप गाड़ी चला ली, 1 घंटा में आप गाड़ी कितना चलाए, 50 किलोमीटर, तो इसका मतलब कि आपका स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होता है स्पीड। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कुछ पॉइंट जो नॉर्मल है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0l t के पावर -1। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, देखिए टाइप ऑफ स्पीड जो होता है वो आपका 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, पहला कौन है बताइए, आपको बताए हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड। तीसरा क्या है, एवरेज स्पीड। और चौथा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
चारों बता दिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लिया जाए कि आप कोई कार चला रहे हैं, मस्त मौला एक कार है और आप उसे चला रहे हैं। मान लिया जाए एक कार आप चला रहे हैं, एक कार आप चला रहे हैं और कार के अंदर पेरेंट्स लोग बैठे हुए हैं। आपके पेरेंट्स जो भी आपके जो सीनियर हैं घर के, वो सब बैठे हुए हैं कार के अंदर। तो आपका मोटिव ये होगा कि आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि वेलोसिटी को या स्पीड को ज्यादा अचानक से ना बढ़ावे ना घटावे, आराम से चलाइएगा। और मान लेते हैं कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका जो तमन्ना होगा, तमन्ना आपके अंदर का तमन्ना भाटिया जो होगा वो यही होगा कि हम 50 को मेंटेन रखें ताकि पीछे से तमाचा ना पड़े। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से अगर गाड़ी चल रही है तो ये 50 किलोमीटर ही रखें, हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर ही रखें, 50 किलोमीटर पर आवर ही रखें। ये जो अगर आप कर रहे हैं कि आप गाड़ी का जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसी स्पीड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और यही होता है कांस्टेंट स्पीड। और इस केस में एवरेज स्पीड नहीं निकाला जाता है, एवरेज स्पीड हम लोग नहीं निकालते हैं इस केस में। यही वाला एवरेज स्पीड का आंसर हो जाएगा। आप सोचिए ना कि आपका स्पीड कभी बढ़िए नहीं रहा है न घटिए रहा है, तो एवरेज निकालने का क्या मतलब, यही आंसर है इसका। तो यहाँ पे एवरेज नहीं निकालते हैं। आप समझिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि किसी कार का स्पीड अगर इंक्रीज डिक्रीज ना करे तो समझ जाइए कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रही है। लेकिन कहानी तो तब चेंज होती है जब आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बात आता है। मान लिया जाए दो चार दोस्त है, दोनों सबका जॉब लग गया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, प्लानिंग किया कि चलो घूम के आते हैं। अब अंदर में बैठा हुआ है सब जितना बदमाश लोग है सब बैठा हुआ अंदर, एक गाड़ी चला रहा है। क्या लगता है यूनिफॉर्म से चलाने देगा? अगर कोई चलाया भी तो उसको कूटेगा पहले कि तुमको गाड़ी चलाने नहीं आता है। बात आ रही है? मस्त सॉकर वाला गाड़ी है, दमदमा के चलने वाला गाड़ी है। तो कब 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और कब ये 80 किलोमीटर पर आवर पे हो जाएगा और कब ये 100 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा, ये कोई हिसाब नहीं रखेगा। और कब ये 40 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा, ये भी कोई हिसाब नहीं रखेगा। ना किसी को लेना देना है। बस जो गाड़ी चला रहा है वो जाने कि गाड़ी चलेगी कैसे, बस तुम हमको जिंदा ले जाना और गाड़ी को भी सुरक्षित ले जाना, जहां ले जाना है वहां। बाकी तुमको जैसे चलाना है गाड़ी को चलो, ना तो किसी को ठोकना है ना खुद ठोकाना है, एकदम सीधे जहां से चले और जहां पे जाना है तुम लेके चलो चुप से। यहां दोस्त लोग किसी तरह का बात नहीं करें। और यही स्पीड कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। यहीं पे एवरेज स्पीड निकलता है, यहीं पे एवरेज स्पीड निकलता है जब भी गाड़ी चल रही हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, वहीं पे एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब यूनिफॉर्म से चल रही हो तो हम लोग को निकालने का कोई मतलब ही नहीं। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे कि कोई भी गाड़ी जब किसी भी गाड़ी का स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मेथड लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लिया जाए एक लड़का है, हजारीबाग से गाड़ी स्टार्ट किया, रांची गया, रांची से कोटा गया, कोटा नहीं कोलकाता गया, कोलकाता से बरही पहुंच गया अपना घर।
चला हजारीबाग से, जब हजारीबाग से यहाँ गया तब इसका स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर था। यहां से यहां जब गया तब मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर था। यहां से यहां जब गया यहाँ पे मान लेते हैं 10 चलो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 120 किलोमीटर पर आवर था। ऐसे अब घर में दद्दू बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अब पूछ दिए कि बेटा बताओ किस स्पीड से तुम आया था, गाड़ी को किस स्पीड को मेंटेन रखा गाड़ी चलाने में, तो तुम पगला जाओगे कि क्या बोले, क्योंकि आपका गणित गड़बड़ा जाएगा वहां, क्योंकि जब चला है उस पता है उसको, ठीक है, और जब पहुंचा वो पता है। तो ऐसा कुछ बताना होगा जो परफेक्ट बैठे, और उसी केस में हम लोग पूरा जर्नी का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। बात आ रही समझ में? जब एक्यूरेसी नहीं पता हो, जब हमको रिजल्ट नहीं पता हो, तभी हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। आप देखिए ना कि कहीं भी अगर बड़ा सा भंडारा वगैरह होता है, अगर छोटा मान लिया जाए, समझिएगा, मान लिया जाए आप अंदर से खुश होगी और आपने रूम पार्टनर को पार्टी देने का इच्छा जागा अंदर से कि आज इसको खिलाएंगे, तो साला पहले तुम डिसाइड कर चुका है कि दुए को सिंघाड़ा खिलाएंगे, तीसरा मांगेगा उसके पहले हाथ धो के क्या बोलते हैं उसको पैसा दे देंगे। मन में डिसाइड कर लेता है आदमी कि पार्टी तो देंगे लेकिन 2 ही सिंघाड़ा देंगे। आपको पहले से पता है 2 ही सिंघाड़ा खिलाना है इसको। वहां पे थोड़ी ना एवरेज हम लोग निकालते हैं। एवरेज कहाँ निकालते हैं? मान लिया जाए आपका शादी सेट हुआ, शादी सेट होने के बाद आप ही के अंदर ये आया डिपार्टमेंट कि जो मैनेजमेंट है, खर्चा खाना पीना का जो मैनेजमेंट है आप ही को दिया गया, दूल्हे को दे दिया गया कि तुम ही मैनेज करो। तब वहां क्या करोगे? आपको पता नहीं रहेगा रिजल्ट की कौन कितना खा के जाएगा। पता चला कोई 4 पूरी खाया तो कोई 40 निगल गया। उस समय हम लोग क्या करते हैं? मिस्त्री से मिलते हैं, मिस्त्री से मिलके एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं और वही वैल्यू हम लोग ले आ जाते हैं। तो जहां पर रिजल्ट नहीं पता हो वहीं पे एवरेज निकालते हैं। तो यहां पर एवरेज हम लोग निकालेंगे। बात आ रही समझ में? और एवरेज निकालने का तरीका क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिएगा इसमें 2 स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है, हम आपको बता देते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है ना, नीट में बहुत बार सवाल आया हुआ है। फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू आपको यूज करना है 2v1 v2 v1 प्लस v2, और एक और एवरेज का फॉर्मूला याद रखिएगा v1 प्लस v2 बटा 2, लेकिन ये तब लगाइएगा जब डिस्टेंस इक्वल हो और ये तब लगाइएगा जब टाइम इक्वल हो। अगर इस पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो स्पीड का क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी भी क्षण का स्पीड, किसी भी इंस्टेंट का स्पीड। मान लिया जाए आप जा रहे हैं, हनहनाइले जा रहे हैं, गाड़ी है दौड़ाइए जा रहे हैं, अचानक से आपको एक तमाचा लगाया किसी दोस्त जो बैठा हुआ है कि बहुत ज्यादा स्पीड चला रहा है ना, तो जिस समय तमाचा लगा उस समय का जो स्पीड होगा वो उस इंस्टेंट का स्पीड होगा, और वही क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक और बताते हैं, मान लिया जाए आप गाड़ी चला, अचानक से बगल में देखें कि अचानक से एक आवाज आया, खतरनाक आवाज आया, ठीक है, तो उस इंस्टेंट का जो तुम्हारे बाइक के जो तुम्हारे बाइक का जो स्पीड होगा वो उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। किसी भी क्षण के किसी भी पार्टिकुलर टाइम का जो स्पीड होता है वही क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लिया जाए बाइक चला, लास्ट बता रहे हैं आपको, मान लिया जाए बाइक चला रहे हैं और आप उसी गली के उसी गेट से क्रॉस किए जहां से आप रोज क्रॉस करना चाह रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो उस गेट के पास जब आप क्रॉस किए थे उस समय जो आपका स्पीड है वही क्या कहलाएगा? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू ds/dt। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जितना भी स्पीड के बारे में अभी हम डिटेल किए हैं उसी तरह से वेलोसिटी में होता है, तो उसमें उतना हम डिटेल नहीं करेंगे, यहीं से रिलेट करके आपको समझ जाना है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो स्पीड आपका हो गया खत्म। अगर आप इतना जान गए तो स्पीड हो गया खत्म। क्लियर है? अब आगे अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं
उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले चलिए लिख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और v इक्वल टू हो गया s बाय t। यहां वेक्टर लगाइएगा, यहां वेक्टर लगाइएगा, अगर वेक्टर को छोड़ना होगा तो दोनों जगह छोड़ दीजिएगा, ऐसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी को भी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का हिंदी 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 वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। बात आ रही समझ में? वेग होता है। अब वेलोसिटी थोड़ा सा समझते हैं, तो जो स्पीड में समझे वही वेलोसिटी में है, थोड़ा सा अंतर है। किसी पार्टिकल के द्वारा 1 सेकेंड में एक स्ट्रेट लाइन में जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वही उसका वेलोसिटी कहलाता है। कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में एक स्ट्रेट लाइन पे जितना आगे बढ़ जाती है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये पार्टिकल इस रास्ते में इस स्ट्रेट लाइन में 1 सेकेंड में मान लेते हैं 20 मीटर आगे बढ़ गई, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। किसी पार्टिकल द्वारा 1 सेकेंड में एक स्ट्रेट लाइन में वो जितना आगे बढ़ती है वही उसका क्या कहलाता है? वेलोसिटी। अगर ये 1 सेकेंड में 30 मीटर आगे बढ़ती तो आंसर होता 30 मीटर पर सेकेंड। बस स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है। स्पीड में 1 सेकेंड में जो आगे बढ़ गई उसे स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी में 1 सेकेंड में एक स्ट्रेट लाइन में जितना आगे बढ़ेगी वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। इसके बारे में वही सारा बात जो हम लोग पढ़े हैं उसमें। स्पीड में देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स है। क्लियर है? डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है तो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा स्पीड वाला, m0 l t⁻⁻1। अब जो जो वेक्टर होगा, एक बात ने दिमाग में सेट कर लो अभी के अभी, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। जितना आगे आने वाला है, आने वाला 15 चैप्टर तक, जहां पर भी हम लिख देंगे दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वहां आप ये समझ जाइएगा कि दैट फिजिकल क्वांटिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जहां पे वेक्टर लिखाएगा वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव भी आएगा उसका आंसर, और उसका आंसर जीरो भी आएगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अब बात करेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो टाइप ऑफ वेलोसिटी उसी तरह से कितना तरह के? 4 तरह के। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, और चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात आ रही समझ में? चलिए अब समझते हैं सब हम लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो चलेगी 10 मीटर पर सेकेंड से और चलते रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड से जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा। तो ये कौन सा स्पीड कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी पार्टिकल अगर अपना वेलोसिटी को कांस्टेंट रखती है, इसका मतलब वो कौन सा स्पीड हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो उस केस में एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। हीरो कितना होगा? जीरो। एक्सीलरेशन क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। ये याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सवाल आएगा। जब गाड़ी चलेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना? जीरो। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अभी आपको बताएं, ले गियर को हनहना के कभी भी ले लो, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो, ले लो, वो कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी अभी 20 मीटर पर सेकेंड है, मन नहीं लगा कर दिया 50 मीटर पर सेकेंड, और मन नहीं लगा तो कर दिया 80 मीटर पर सेकेंड, और मन नहीं लगा
तो कर दिया 120 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद मन लगने लायक वो नहीं रहा। इसलिए भावनाओं में नहीं बढ़ना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। बात आ रही समझ में? ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, कम कर दिया, 40 कर दिया, फिर 30 कर दिया। जो मन में है सो करो, बस फिक्स मत रखना। फिक्स नहीं रहेगा तो समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। सेम सेम एवरेज वेलोसिटी। हम एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहे हैं, हजारीबाग से पटना, पटना से दुर्घटना मतलब कोलकाता, कोलकाता से रांची, रांची से हजारीबाग। अब यहां से यहां तक में हमको पता नहीं था कि वेलोसिटी कब कितना था। यहां से यहां का वेलोसिटी अलग था, यहां का वेलोसिटी अलग था, यहां का वेलोसिटी अलग था, यहां का वेलोसिटी अलग था। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम निकाल के जो रिजल्ट आएगा बोलेंगे कि इस वेलोसिटी से चले थे। यहां से यहां, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जब हमको वैल्यू नहीं पता, ये हम बहुत अच्छा से बताए हुए स्पीड में, है ना, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। चलिए एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस भी आपको बोले थे, किसी भी पल का जो वेलोसिटी होगा, किसी क्षण का, किसी इंस्टेंट का, पार्टिकुलर समय का जो वेलोसिटी होता है वही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फॉर्मूला होता है ds/dt। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये 5 पैरामीटर ने एकदम इधर सेट कर लो तू लोग, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक मिलते रहेगा, इसलिए पांचों को सेट कर लो। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन होता क्या, थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। देखिए एक सेकेंड में किसी पार्टिकल के वेलोसिटी में जितना चेंजिंग आएगा वही उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहलाता है। एक सेकेंड में किसी पार्टिकल के वेलोसिटी में जितना चेंजिंग आएगा वही उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। अब किसी ने इसको एक्सेलरेट किया या फिर इस पे फोर्स लगाया, धक्का दे दिया, अचानक से इस गाड़ी को धक्का दे दिया। तो धक्का देने के बाद इस गाड़ी का वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में चेंज हो गया। बताइए गाड़ी पहले कितना से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब कितना से चलने लगी? 15 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद कितना हो गया? 15। तो आप बताइए कि एक सेकेंड में इस पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 5। कितना चेंज आया? 5। तो एक्सेलरेशन का आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से इसका इच्छा जाएगा कि नहीं, अब इसको धक्का नहीं देंगे, खींच लेंगे। तो इसने क्या किया, अब एक सेकेंड बाद, नेक्स्ट एक सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। अब खींच दिया, गाड़ी को क्या किया? खींच दिया। तो पहले कितना था? 15। खींचने के बाद एक सेकेंड बाद कितना हो गया? 13। तो चेंज कितना होगा? चेंज हो गया 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया वो आंसर आया एक्सेलरेशन का। मतलब एक सेकेंड में किसी भी पार्टिकल में एक सेकेंड में किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी में जितना चेंजिंग आता है वही उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहलाता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और समझना है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा, आप ही सोचिए कि 10 से 12 हुआ, तो 10 से 12 होता है तो गाड़ी को एक्सेलरेट किया जाता है। और जब
सॉरी 10 से 12 नहीं, 10 से 15 हो रहा है। 10 से जब 15 हो रहा है तो क्या हुआ होगा, गाड़ी को एक्सिलरेट किया गया होगा। और जब 15 से 13 हुआ होगा तो क्या किया हुआ, ब्रेक लगाया गया होगा, ब्रेक लिया गया होगा। उसे कहते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को हम लोग माइनस में लिखते हैं और एक्सिलरेशन को प्लस में। तो अगर +5 लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यहां -2 लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्सिलरेशन लिया गया तो एक्सिलरेट किया गया गाड़ी को, है ना। वेलोसिटी बढ़ाया गया तो एक्सिलरेट किया गया, वेलोसिटी घटाया गया तो रिटार्डेशन किया गया। बात आ रही समझ में। तो ए का वैल्यू अगर प्लस आता है तो समझ जाइएगा वेलोसिटी बढ़ा है, ए का वैल्यू अगर माइनस आता है तो समझ जाइएगा वेलोसिटी घटा है। यही होता है एक्सेलरेशन। अगर आप याद रखते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ है वो जान लेते हैं। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट याद ऐसे कर लो ना कि कोई नींद में ही पूछे ना तो बता दो। नींद में समझ रहे हैं, नींद में आदमी का बोलता है आपको पता होगा, तो वैसे ही याद कर लो। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन फार्मूला m0l t के पावर -2। बोले ना जो वेक्टर होगा वो प्लस में भी होगा, माइनस भी होगा और जीरो भी होगा। बात आ रही समझ में। प्लस बता दिए, प्लस होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, माइनस होगा तो वेलोसिटी घटेगा, और जीरो रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी फिक्स रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। कितना तरह होता है एक्सेलरेशन बताइए, 4 तरह। फिर उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई कार है जिसमें हम एक्सेलरेशन क्रिएट कर चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट रहने दिए। फिर से हम इसका कान जो है वो नहीं ऐठे हैं, समझ रहे हैं आप, है ना। एक बार एक्सेलरेट ले लिए और छोड़ दिए कि जा सजनी जा, है ना। एक बार छोड़ दिए, जाने के लिए दे दिए अब, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हुआ वो कौन सा हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन कुछ कमीने होते हैं, कुछ होते हैं जो गाड़ी को गाड़ी नहीं समझ रहे हैं। क्या किए, कुछ नहीं, सब लगभग वैसा ही लगता हमको, है ना। खास करके यूनिफॉर्म पे चलाना उतना आसान नहीं है। क्या हुआ, एक बार एक्सेलरेशन दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर से मजा नहीं आया, फिर से एक्सेलरेट कर दिए, फिर मजा नहीं आया, फिर घटा दिए एक्सेलरेशन, फिर मजा नहीं आया, फिर से बढ़ा दिए एक्सेलरेशन। जब आप जब मस्ती के मूड में होते हैं, बाइक पे बैठे हुए मस्ती के मूड में है, तो हुई 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 हुई, तो ये जो हम लोग करते हैं, ये जो मस्ती करते हैं, इसी समय कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। अचानक से वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अचानक से घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। एक बार बढ़ाएं फिर घटाएं, फिर बढ़ाएं फिर घटाएं, फिर, तो शुरू से लेके अंत तक जो टोटल चेंज आया वेलोसिटी का वो ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल टाइम लगा उसे नीचे लिखेंगे। जो रेशियो आएगा वो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण का जो एक्सेलरेशन होता है, अचानक से जब बढ़ाते हैं तो उस समय जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ गाड़ी में, उस समय जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ उसी को कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का 4 फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का 4 फॉर्मूला याद रखिएगा, A = dv/dt, A = v dv/ds, A = d²s/dt²। क्लियर। एक्सेलरेशन का समाप्ति हो गया, समाप्ति हो गया। अब आते हैं हम लोग, न्यूटन बाबा आए जिंदगी में, तभी मोशन का इक्वेशन आया, न्यूटन्स इक्वेशन। या तो इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपसे कोई पूछे
इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो बम 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 बमा बम ये तीनों बता दो। अगर आपसे ये पूछे न्यूटन इक्वेशन याद है, यही तीनों बताना। न्यूटन इक्वेशन 3 होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है। फर्स्ट कौन होता है तो फर्स्ट यही वाला होता है, सेकंड कौन होता है तो ये होता है, थर्ड कौन होता है तो ये होता है। इसको तुम अपना मर्जी से ऊपर नीचे मत कर देना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बात आई समझ में? तो न्यूटन बाबा ये 3 इक्वेशन हम लोग को दिए। अब बात आता है कि ये तीनों इक्वेशन से भी क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या है कि लोगों ने जुगाड़ बिठाया और एक चौथा इक्वेशन खुद से क्रिएट कर लिए। बाबा जी ने दिए थे, ये खुद से बना लिए। और ये इक्वेशन आने के बाद हुआ क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। तो ये इक्वेशन भी आप याद रखिएगा। पढ़ देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब इसमें कौन क्या है वो यहां बता देते हैं, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और nth टाइम, ठीक है? आप रिपीट करके देख लीजिए, सुन लीजिए फिर से, ठीक है? अब देखिए कोई भी इक्वेशन आता है ना, कोई भी लॉ आता है, कोई भी इक्वेशन आता है तो उसके साथ आता है कंडीशन। ऐसा नहीं कि जहां मन किया वही इक्वेशन लगा दिए, ऐसा नहीं है। उसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप ये इक्वेशन को लगा सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। आप न्यूटन इक्वेशन जहां लगाना चाहते हैं रास्ता स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तभी आप न्यूटन इक्वेशन को लगा सकते हैं, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहा तो आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्राफ। ये थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है? जो भी फॉर्मूला बताया जाएगा समझिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है नहीं। क्या होता है कि कहीं ना आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्या है कि ग्राफ दिया रहेगा तो पहले ग्राफ यहां समझिए। एक्स और वाई ऐसे रहेगा, एक्स और वाई, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम। एस अगर एस एम का मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, और टी सेकेंड, आप समझ रहे, टाइम जो है वो सेकेंड में। तो इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है। यहाँ थीटा रहेगा दिया हुआ, ऐसे थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। ग्राफ ऐसे दे दिया और आपसे बोला वेलोसिटी बताइए कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू आपको पता है ds बाई dt होता है, ठीक है? लेकिन यहां आप याद रखिएगा वेलोसिटी इक्वल टू टेन थीटा, खत्म। बस ये याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। v इक्वल टू टेन थीटा। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसे ये ये s, ये s, ये t, ये दे दिए हम लोग 45 डिग्री। हमसे पूछा गया इस ग्राफ देख के बताइए वेलोसिटी कितना होगा, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री। 45 है, 45 डिग्री, तो आया कितना आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। ऐसे जो कोण दिया रहेगा वो आप निकाल लीजिएगा, सीधे आ जाएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, यहां देखिए आगे, ये आ गया। अब क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम है सेकेंड में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ रहा और आपसे कोई पूछा, यहाँ थीटा रहेगा, है ना, आपसे अगर कोई पूछा कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू, हमको पता है dv बाई dt होता है, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे टेन थीटा, खत्म। ऐसे a इक्वल टू टेन थीटा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं v, यहाँ लेते हैं t, और ये लेते हैं हम लोग 30 डिग्री। आपसे पूछ दिया कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो लिखेंगे a इक्वल टू टेन 30 डिग्री।
तो a इक्वल टू 10 का मतलब 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर सीधे क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, इसका एक और केस होता है, अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ही है, वेलोसिटी और टाइम का ही है, और आपसे अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ दिया तो क्या करना है, समझिएगा। यहाँ पे आपको यूज करना है, देखिए ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ds/dt, ds/dt, तो हमको ds निकालना है, मतलब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, v गुना dt, v गुना dt, और ये जो है ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और v गुना t मतलब हो गया एरिया। एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं, चलो इसको थोड़ा लंबा लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब अगर इस तरह से ग्राफ दिया हो तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालना होगा। जैसे ये वाला पूरा एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया निकालना होगा। यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह दिया रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे दिया रहेगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधे क्या निकालना होगा, एरिया। एरिया आप निकाल दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बात आ रही समझ में। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा एक छोटा सा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें हो गया v, इसमें हो गया t, और ऐसे रख दिए, यहीं तक लेके जाते हैं, ये 0 लेते हैं, ये ले लेते हैं 5, ये ले लेते हैं 5, और ये ले लेते हैं 10। ये ऐसे वैल्यू दिया रहेगा तो क्या करना रहेगा ना, आपको ऐसे 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 नीचे गिरा देना है, नीचे गिरा देना है। तो ये वाला एरिया चाहिए हमको, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुना b, b क्या है यहाँ, b क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और हाइट कितना है, हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट है 10, हाइट कितना है यहाँ पे 10 है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10। तो कटेगा ये 5 बार में 5 25, तो 25 आ गया आपका, है ना, मीटर आंसर, 25 मीटर आंसर। तो इसी तरह से एरिया दिया रहेगा, आपको आराम से निकल जाएगा, है ना। लास्ट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है, अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है एरिया, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसी तरह से ये वाला एरिया निकालना होगा हमको, ये वाला पूरा एरिया, ये निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां तक ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, फ्री फॉल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल समझते हैं, चलिए। फ्री फॉल का मतलब फ्री में फॉल हो जाना, मतलब फ्री में गिरना, फ्री में जो गिरता है उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। क्या है कि मान लिया जाए एक बिल्डिंग है इस तरह से, ये एक बिल्डिंग बनाए, इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक लड़का खड़ा कर दिए, इसके हाथ में एक बॉल दे दिए, बोले बॉल को तुम ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का मतलब होता है ऐसे छोड़ देना, ऐसे पकड़े हुए थे कोई चीज को, ऐसे छोड़ दिए, मतलब ड्रॉप किए हैं। और इसी को लिखते हैं रिलीज्ड। अगर आपसे कोई बोलेगा रिलीज करो, रिलीज कर दो, तो रिलीज करने का ये मतलब है इसी तरह होता है, ऐसे पकड़ो ऐसे छोड़ दो, तो ये हो जाएगा रिलीज होना, है ना। तो कोई बॉल को ड्रॉप किया जाए या तो रिलीज किया जाए, उस केस में आपको u का वैल्यू लेना है 0, और जैसे u का वैल्यू 0 लीजिएगा, है ना, ये यहाँ पे बॉल को जैसे छोड़िएगा, ये बॉल धीरे 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 ग्राउंड पे आके टकराएगा, ऐसे ग्राउंड पे आके टकराएगा, ऐसे ग्राउंड पे आके टकरा जाएगा। जब टकराएगा उस समय हो सकता है
कि कुछ अच्छा खासा वेलोसिटी हो जाए, और वो वैल्यू हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब हम इसको जीरो वेलोसिटी दिए, हम कुछ नहीं दिए, बस ऐसे छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए, है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से धीरे 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 नीचे आया, और नीचे आने के पहले एक अच्छा खासा वेलोसिटी गेन किया। तो ये जो मोशन किया बॉल, ये जो मोशन कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा, एक इसका और केस आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे हाथ में बॉल है, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारे हाथ में बॉल है, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, और बॉल को ऊपर के तरफ फेंक दिए, ऐसे ऐसे फेंक दिए ऊपर के तरफ। जब हम फेंके उस समय वेलोसिटी जो था वो था 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक दिए, तो क्या होगा? बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। जब बॉल को फेंकेंगे तो ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और फिर वो रिटर्न आने लगेगा, बॉल रिटर्न आने लगेगा। ठीक है, ये दोनों केस को आप थोड़ा अच्छा से समझिए। जब हम वेलोसिटी जीरो दिए तो कुछ समय बाद यहां पर वेलोसिटी अच्छा खासा बढ़ा, यहां पे जब हम वेलोसिटी दिए तो मैक्सिमम हाइट जाने जाते जाते इसका वेलोसिटी हो गया जीरो। ये दोनों से हम ये समझें, यही फ्री फॉल है। फ्री फॉल यही है, किसी बिल्डिंग पर से कोई बॉल को छोड़ देना, किसी बिल्डिंग पर से कोई पैकेट ड्रॉप कर देना, ये जो मोशन होगा, पैकेट का जो मोशन होगा, यही क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। इसी में हम एक कंसेप्ट आपको अब सिखाना चाहते हैं। देखिए, जब बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा गया, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसका वेलोसिटी बढ़ते चला गया, और वेलोसिटी जब बढ़ता है, बताए थे, जब वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब गाड़ी क्या हुआ है? एक्सिलरेट हुआ है। और जब भी एक्सिलरेशन होता है, जब गाड़ी एक्सिलरेट होता है, देखिए जीरो था, जीरो से हो गया 50, मतलब गाड़ी एक्सिलरेट हुआ है, और गाड़ी एक्सिलरेट होगा तो यहाँ जी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉल को हम फेंके तो 40 से था, मैक्सिमम हाइट पे हो गया जीरो, मतलब वेलोसिटी कम हुआ है। वेलोसिटी कम हुआ है तो जी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जी हो गया आपका नेगेटिव। रिटार्डेशन हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल रिटार्ड हुआ है, तो इस केस में जी लेंगे नेगेटिव, और इस केस में जी लेंगे पॉजिटिव। आपके लिए एक अच्छा तरीका बताते हैं, देखिए समझिएगा। मान लीजिए घर है, ये घर है, यहां पर भी घर है। एक मस्त ट्रिक दे रहा है, आप ये याद रखिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। सोचिए, जब ऊपर से मतलब ऊपर से घर में कोई आता है तो घर का माहौल कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं जो हम समझा रहे हैं? ऊपर से जब कोई घर में आता है, कोई नया बालक होता है ना, या कोई बच्ची या कोई बच्चा जब जन्म लेता है घर, किसी के घर में, इसका मतलब कि ऊपर से कोई आया है। समझा रहे हैं आपको, ऊपर से कोई आया तो घर का माहौल कैसा हो जाता है ना, बहुत खुशी का माहौल होता है, आदमी प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे याद रखिए, ऊपर से जब कोई घर में आया तो घर का माहौल पॉजिटिव। लेकिन सोचिए, यहाँ पे अगर घर से कोई ऊपर चला जाता है तो उस समय घर का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं, है ना, क्या बोलते हैं हम, उस समय हम लोग खुश नहीं होते हैं, सभी लोग नाराज रहते हैं, उदास रहते हैं। ठीक है, मतलब घर का नेगेटिव माहौल हो जाता है। जब हम घर से कोई ऊपर चला जाता है तो घर का नेगेटिव माहौल हो जाता है ना। जब घर से कोई ऊपर चला जाता है तो घर का माहौल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ऊपर से अगर ऊपर से कोई आया, ऊपर से अगर कोई नीचे आ गया, घर में आ गया, तो घर का माहौल एकदम, समझ रहे आप, है ना, घर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब नीचे से ऊपर बॉल फेंका जाएगा तो जी प्लस में यूज करेंगे, ऊपर से जब नीचे लिया जाए, ऊपर से कोई बॉल को नीचे जब फेंका जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा, उस समय जी का वैल्यू जो लेंगे वो क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे।
ठीक है। वैसे इस कंसेप्ट के अलावा भी है कंसेप्ट जिससे हम लोग बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस लिया जाए, ये 11th तक ही बात सीमित है। कंपटीशन का क्वेश्चन कीजिएगा तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, वो वहां अलग तरीका है, वो बहुत मस्त हो जाता है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जिस समय आप हैं उस समय ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए हैं, बॉल ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे जब बॉल आएगा तो जी प्लस में लेंगे, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो जी माइनस में लेंगे। उसके बाद एक बात और क्या सीखे, एक बात हम ये सीखे कि जब कोई बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, न्यूटन का 3 इक्वेशन हम आपको सिखाए हैं। न्यूटन का 3 इक्वेशन आपको याद होगा, एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया फॉर्मूला न्यूटन का इक्वेशन। जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ग्राउंड पे लग रहा है, ग्राउंड पे कोई गाड़ी आगे बढ़ रही है, इधर जा रही उधर जा रही, उस समय ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर बॉल को फेंका जा रहा है ऊपर और बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, उस समय इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। चेंज क्या करेंगे देखिएगा, इस इक्वेशन में जहां पे s है वहां पे आपको h पुट कर देना है, जहां पे a है वहां पे आपको g पुट कर देना है, बस इक्वेशन हो जाएगा चेंज। जहां पे s है वहां क्या पुट करेंगे h, और जहां पे a है वहां क्या पुट करेंगे g। अब देखते हैं कि आप इक्वेशन को बदल पाते हैं कि नहीं। s के जगह h, a के जगह g, इसको आप पुट कीजिए और एक नया इक्वेशन बनाइए फ्री फॉल के लिए। तो चलिए, यहां क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, उसके बाद h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। बात आ रही समझ में। अब देखिएगा क्या लिख रहा है, इफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यही तो बोले थे कि जब कोई बॉल को ऊपर हम फेंकते हैं u से, तो इस केस में g क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। घर से कोई ऊपर चला गया तो g क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ g हो गया नेगेटिव। और जब g लेंगे नेगेटिव, जब g लेंगे नेगेटिव तो इक्वेशन भी हम लोग लिखेंगे नेगेटिव में, और इक्वेशन ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो गया। जस्ट इसका उल्टा जब ऊपर से नीचे आएगा, इफ ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जब ऊपर से कोई पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया गया, जब बॉल को ड्रॉप किया गया u इक्वल टू 0, जब ऊपर से नीचे आ रहा है कोई चीज, तो इस केस में g क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे। और जब g पॉजिटिव में लेंगे तो इक्वेशन को भी हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, और ये होगा आपका इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ लिखेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। एक बात और जो कंसेप्चुअल है बताते हैं आपको। कोई भी बॉल को जब हम लोग फेंकते हैं ऊपर के तरफ, मान लिया जाए 50 मीटर, चलो 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से कोई भी बॉल को आप फेंक दिए ऊपर, तो पता है हर एक सेकेंड में 10 के रेशियो में घटता है वेलोसिटी। हमको पता है कि ऊपर जाके 0 होगा, मतलब घटेगा धीरे धीरे। ये जो घटता है ना 10 के रेशियो में घटता है, मतलब एक सेकेंड बाद जो है इस बॉल का स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड।
30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में यहाँ हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये बात आप याद रखिएगा, फ्री फॉल के लिए बड़ा मस्त टॉपिक पॉइंट है ये। 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 0। अब एक बात और आपको समझाते हैं। हम ये तो समझ गए कि 10 के रेशियो में घटता है, और जैसे वहां से रिटर्न आता है, जब यहां से रिटर्न आने लगता है, जब यहां से रिटर्न आने लगता है तो यहां तो 0 है, यहां तो 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इसी रेशियो में बढ़ने लगता है, 10 के रेशियो में बढ़ने लगेगा। मतलब यहां हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यहां हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहां हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस रेशियो में बढ़ता है वेलोसिटी, उसी रेशियो में घटता है वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जाते वक्त और आते वक्त सेम लाइन में वेलोसिटी सेम होता है। मतलब अगर हम ये बात करें कि ये लाइन, अगर हम एक लाइन बनाते हैं, सेम लाइन बनाते हैं, तो जाते वक्त यहां जो वेलोसिटी था, जाते वक्त यहां जो वेलोसिटी था, आते वक्त वेलोसिटी उतना ही है, आते वक्त वेलोसिटी इतना ही है। और इस पे पता है कंपटीशन में बहुत सवाल पूछा जाता है, अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। जाते वक्त जो वेलोसिटी है 100 और आते वक्त जो वेलोसिटी है 100, सेम लाइन पे सेम होता है। जाते वक्त 20 तो यहाँ आते वक्त 20, जाते वक्त यहाँ 10 तो आते वक्त यहाँ 10। ठीक है, ये मस्त कंसेप्ट था जो हम आपको के लिए बताए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रिक्स है जो आपको हम लिखाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, यू से फेंक दिया गया, बॉल को यू से फेंक दिया गया, तो मैक्सिमम हाइट जाने में जो समय लगेगा वो होगा u बट्टा जी, u बट्टा जी। मतलब समझिएगा, मान लिया जाए 40 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल को फेंक देते हैं हम लोग ऊपर के तरफ, 40 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं ऊपर के तरफ, तो बोलिए ऊपर जाने में समय कितना लगेगा? ये होगा u बट्टा जी, u बट्टा जी। बोलिए u का वैल्यू कितना? 40, तो 40 बट्टा जी का वैल्यू 10, 10 जी का वैल्यू 10, तो 10 से 10 कट गया तो आया कितना? 4 सेकंड। ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर u से फेंका गया है, u से फेंका गया है, तो ऊपर मैक्सिमम हाइट जाने में समय कितना लगेगा? u बट्टा जी। और आपको g का वैल्यू याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो g का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो g का वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये पहला ट्रिक है, याद रखिएगा, बड़ा शानदार ट्रिक है। 40 से फेंक दिए ऊपर, आपसे पूछेगा बोलो कि जैसे बोलेगा ये पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically upward direction with velocity 40 meter per second, then calculate time taken to reach maximum height। तो सीधे क्या लिखेंगे? t इक्वल टू यू बट्टा जी, तो t इक्वल टू 40 बट्टा 10, तो आ गया कितना? 4 सेकेंड। और अगर इसी सवाल को ये पूछे कि ऊपर जाने और नीचे आने में कितना समय लगता है, ऊपर जाने और नीचे आने में कितना समय लगता है, तो t इक्वल टू लिखेंगे 2u बाय जी, 2u बाय जी। डायरेक्ट ट्रिक, 2u बाय जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू 2u बाय जी, मतलब t इक्वल टू 2 गुना 40 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट गया, आया कितना? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड जाने में लगा 4 सेकेंड, और जाने और आने में कितना लगा? 8 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जितना जाने में समय लगता है उतना ही समय आने में लगता है। और इस कंसेप्ट पे एक नीट में सवाल पूछा गया है, यही कंसेप्ट, जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है। इसी कंसेप्ट पे याद रखिएगा, किसी भी बॉल को जब ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाने में जितना समय लगता है, नीचे आने में उतना ही समय लगता है। याद रखिएगा। अभी हम लोग ये कैलकुलेट करके देख लिए। ठीक है, जाने में 4 सेकेंड और जाने आने में 8 सेकेंड, मतलब आने में भी 4 सेकेंड लगा है। ठीक है, एक सवाल और यहां अगर पूछ दे आपसे कि बॉल को जो फेंका गया 40 से ऊपर, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना
मैक्सिमम कितना हाइट पहुंचेगा, मैक्सिमम कितना हाइट वो पहुंचेगा, ये सवाल पूछ दिया। तो उसका ट्रिक याद रखिएगा, उसका ट्रिक होता है एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये सीधे आंसर आ जाएगा आपसे, एच मैक्सिमम इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाय 2g। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। बोलिए यू कितना था, यू था 40, तो 40 गुना 40 लिख देते हैं हम लोग, और 2 गुना 10 यू का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 गुना 40, ठीक है, और 2 गुना 10, 10 किसका वैल्यू लिए, जी का। काटिए, 1 0 से 1 0 काट गया, 2 से कट गया ये 2 बार में, तो 40 दूनी 80, 80 मीटर हाइट पहुंचेगा बॉल, अगर आप उसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो देखिए कितना शानदार ट्रिक है। आप कोई इक्वेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ऊपर जाने का समय u बाई जी, ऊपर से नीचे आने का समय 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट पे जाने का समय यू स्क्वायर बाय 2g। और क्या सीखे, जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है। ऊपर जाने में अगर मान लेते हैं 5 सेकेंड लग रहा है, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा, तो टोटल जर्नी कितना का हो गया, 10 सेकेंड का हो गया। बात आ रही समझ में। 2 गो ट्रिक आपको और देते हैं, एक शानदार ट्रिक है, ये सब ट्रिक याद रखिएगा, तो ऐसे चुटकी में बनेगा न्यूमेरिकल। देखिए एक और ट्रिक आपको बता देते हैं, कोई भी बॉल को ऊपर से जब नीचे छोड़ दिया जाएगा, u वेलोसिटी 0, अगर ड्रॉप किया गया तो नीचे यहां तक आने में जो समय लगता है वो लगता है √2h/g, √2h/g। ये हाइट रहेगा टावर का ये हाइट है। ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2h/g। h किसका वैल्यू है, ये टावर का हाइट, ठीक है। पूछेगा ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना, कि बॉल को जब 80 मीटर हाइट के टावर पर से ड्रॉप किया जाता है तो बताइए ग्राउंड से टकराने में कितना समय लगेगा। तो क्या लिखेंगे, t इक्वल टू √2h/g। और एक और ट्रिक बताते हैं, जब ये बॉल यहाँ जब टकराएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगा, और वो वेलोसिटी निकालते हैं 2gh। ये 5 ट्रिक जो आपको हम दिए हैं, वो अगर आप याद रख दिए तो फ्री फॉल का और किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी हम इस चैप्टर में आपको बताए हैं, अगर आप सब पॉइंट याद रखते हैं, छोड़ना नहीं है, 1-2 पॉइंट भी आप छोड़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम थोड़ा सा कमजोर हैं, हमको समझ में कम आया ये चैप्टर। पूरा के पूरा जहां जहां हम बोले हैं कि ये आपको याद रखना है, वो याद रखना होगा। जहां जहां कंसेप्ट बताए हैं, जहां जहां फॉर्मूला बताए हैं, हर एक बात अगर आप याद कर लेते हैं तो गारंटी लेते हैं चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, इसी तरह से चौथा और 5वां तक अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे हम तीसरा समझाए हैं इसी तरह से हम चौथा चैप्टर को समझा के वीडियो बनाएंगे, उससे भी अच्छा हम फिर 5वां चैप्टर का बनाएंगे। अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर से आवाज आ जाएगा कि आपका फिजिक्स जो है वो अच्छा है, आपका फिजिक्स जो है वो मजबूत हो चुका है। अब हम आराम से फिजिक्स को समझ सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर में है वर्क एनर्जी पावर, है ना, फिर सेंटर ऑफ मास, ये सब जो पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इधर कहीं ये है तीसरा चौथा और पांचवा आप ढंग से अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये चैप्टर को बहुत अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा, और मेरे तरफ से बस ये आपके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाना पीना खाते रहिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। बात आ रही समझ में। और खुश रहिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में खुश रहिए, कोई नहीं भी बोले तब भी खुश रहिए। ज्यादा क्या बोल सकता है, लोग की थोड़ा पगला है तो है कि नहीं। खुश रहने में क्या दिक्कत है, किसी को भी देख के हंस जाइए, क्या दिक्कत है, शायद आपके मुस्कान से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, है या नहीं। चलिए थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं
न्यू वीडियो में।